हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इसको यहाँ पे हम लोग रीड करेंगे। ये रीडिंग चैप्टर है आपका, तो रीड करने के बाद जो है हम लोग इसका नोट्स वगैरह भी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे। तो आइए पहले हम लोग जो है चैप्टर को रीड करते हैं कि चैप्टर में आपका क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, है ना। रिसोर्स मतलब होता है संसाधन और उसका विकास, ठीक है, डेवलपमेंट। तो देखते हैं यहाँ पर, चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ दिया गया है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, ठीक है। तो एवरीथिंग मतलब हर कोई चीज़, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हर कोई चीज़, आपका हर कोई सब्सटेंस, हर कुछ विच कैन बी यूज, जिसका यूज किया जाता हो टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते, यानी कि परंतु, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब जो टेक्नोलॉजिकली क्या हो, एक्सेसिबल हो। तो इसको हम लोग सारा टर्म को समझेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, यानी हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हर चीज़, ठीक है, विच कैन बी यूज, जिसका यूज किया जाता हो टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन वो चीज़ जो है, यानी वो जो वस्तु है, इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। इसका मतलब क्या है, तो कोई भी मानिए सब्सटेंस है ना, उसको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं धरती के नीचे पेट्रोलियम है, ठीक है। तो पेट्रोलियम जो है आपका धरती के नीचे, तो पेट्रोलियम को यूज़ करने के लिए क्या है, ड्रिलिंग सिस्टम चाहिए, है ना, उसको ड्रिल करके निकालना होगा बाहर। तो ड्रिलिंग सिस्टम अभी क्या है, अवेलेबल है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी चीज़ जिसको एक्सेस करने के लिए, जिस तक पहुँचने के लिए, जिसको बाहर निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा क्या है, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। मतलब होता क्या है कि कोई ऐसा भी चीज़ हो सकता है जिसको निकालने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, लेकिन यूज़ करके इतना खर्च आ जाए कि वो जो वास्तव में जो हम लोग सब्सटेंस को निकालेंगे, है ना, उसका जो प्राइस है आपका, वो खर्च से आपका कम हो, यानी कि खर्च ही ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या होगा, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं समुद्र का पानी है, उसको यदि हम प्योर वाटर में कन्वर्ट करें और उसको मान लेते हैं सप्लाई सिस्टम के थ्रू जो है शहर तक पहुंचाए यूज़ करने के लिए, तो वो इतना ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा कि वो आपका यूजेबल नहीं है, वो डुएबल नहीं है। तो यानी कि आपका कोई भी सब्सटेंस जिसको हम रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो इकोनॉमिकली क्या होना चाहिए, फिजिबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, एक यूकेलिप्टस आपका प्लांट होता है ना, यूकेलिप्टस। तो इसके प्लांट, इसका जो पत्ता होता है, इससे इससे गोल्ड आपका एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, मतलब इसमें गोल्ड पाया जाता है, सोना पाया जाता है इसके पत्ते में। तो लेकिन इसको एक्सट्रैक्ट करके आपका जो गोल्ड निकलेगा वो इतना कम मात्रा में होगा कि इसका जो गोल्ड होगा उसका प्राइस आपका कम होगा, और इससे एक्सट्रैक्ट करके जो आपका खर्च आएगा वो एक्सट्रैक्शन में वही ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे गोल्ड निकालना क्या है, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, ठीक है, वो डुएबल नहीं है। उसके बाद थर्ड दे रहा है एंड कल्चरली आपका क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यानी कि हम रिसोर्स कोई चीज़ को यदि बना रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस को यदि हम कन्वर्ट कर रहे हैं रिसोर्स में, तो वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कोई सेक्रेट प्लेस है ना, सेक्रेट प्लेस हो सकता है कोई मंदिर है ना, कोई मस्जिद है। अब मान लेते हैं उसके नीचे आपका माइंस है ना, कोल माइंस है या पेट्रोलियम माइंस है। तो उसको यदि हम निकालेंगे तो वो हो सकता है कि कोई एक कम्युनिटी के जो उसका फेथ है एक तरीके से उसको आहत कर सकता है, उससे उसको परेशानी हो सकता है। तो वो कल्चरली क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो वो वहाँ पे रिसोर्स नहीं कहलाएगा। यदि कोई मस्क है, कोई टेम्पल है, उसके नीचे यदि मानिए कोल पड़ा हुआ है या पेट्रोलियम पड़ा हुआ है, तो वो आपका वहाँ पे रिसोर्स में नहीं आएगा। तो फिर एक बार समझ लेते हैं रिसोर्स क्या है। तो यहाँ दिया है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, यानी कि हर कुछ हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करता हो, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली क्या हो, एक्सेसिबल हो, मतलब उसको एक्सेस करने के लिए, है ना, उसको यूजेबल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा क्या है, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी हम उसमें यूज़ करेंगे, है ना, उसका खर्च इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो रिसोर्स से अधिक हो जाए, ठीक है। इकोनॉमिकली वो फिजिबल होना चाहिए, फिजिबल मतलब डुएबल। और थर्ड क्या है, वो
कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लोगों को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब जो भी कम्युनिटी वगैरह है ना, उसको उसका जो कस्टम्स है ना, उसका जो कल्चर है, उससे उसको परेशानी नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो रिसोर्स के गिनती में आएगा, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। तो रिसोर्स का यदि डिफाइन लिखने के लिए कहा जाए तो हम लोग लिखेंगे एवरीथिंग अवेलेबल इन्वायरमेंट, है ना, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, है ना, बट विच इज इट इज टेक्नोलॉजी के एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, है ना, इज कॉल्ड रिसोर्सेज। ठीक है, तो आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि और यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे रिसोर्स को बांटा गया है अलग अलग टाइप में, यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया गया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स इनटू रिसोर्सेज, यानी कि जो थिंग्स अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में, उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो है आपका यहाँ पर क्या होता है कि नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन में एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप इसमें इन्वॉल्व होता है। मतलब कि नेचर से वो रिसोर्स मानिए मिलेगा, उसको फिर कन्वर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, और उसको ज़्यादा मात्रा में कन्वर्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस का वहाँ पे मदद लेना पड़ता है। ठीक है, इसको और अच्छे से हम लोग यहाँ पे फिर समझते हैं। आगे फिर यहाँ पे दिया गया है ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, है ना। ह्यूमन बीइंग्स क्या करता है, आपका इंटरेक्ट करता है नेचर के साथ, यानी कि जो नेचर में जो चीज़ पहले से विद्यमान है, जो सब्सटेंस है ना, उसके साथ इंटरेक्ट करता है, किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है वो, एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस, और वो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करता है। इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या है, तो फैक्ट्रीज वगैरह जो है जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में उस चीज़ को क्या किया जा सके, रिसोर्स में कन्वर्ट किया जा सके, तो फैक्ट्री वगैरह क्रिएट करता है टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि उसका क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया है, डू यू थिंक दैट रिसोर्स आज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मैनी। तो बहुत लोगों के द्वारा ये माना जाता रहा है कि रिसोर्स जो होता है वो क्या है, वो नेचर का फ्री गिफ्ट है, नेचर के द्वारा हमको दिया गया क्या है, फ्री गिफ्ट है, यानी कि वो मुफ्त का उपहार है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो रिसोर्स समझ गए होंगे आप लोग, रिसोर्स प्रीवियस क्लास वगैरह में भी था। रिसोर्स कोई भी चीज़ जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, यदि एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो एयर हो गया आपका, है ना, वाटर है, ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे कि आपका रोड है, ये सारा आपका रिसोर्स है। ठीक है, एयर है, वाटर है, रोड है, जितना भी आप, स्कूल्स आपका हो गया, ये भी आपके लिए रिसोर्स है, जो भी आपके नीड को पूरा करता है। ठीक है, एक डॉक्टर है, वो भी रिसोर्स है, क्योंकि वो भी हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, समझे। एक टीचर है, वो भी रिसोर्स है। तो यहाँ पर रिसोर्स का डिफाइन जो है आपका दिया गया है, और रिसोर्स का ये छोटा छोटा एग्जाम्पल हम नहीं बताए, क्योंकि हमको लगा प्रीवियस क्लास में आप इसको देखे होंगे। फिर यहाँ दिया है, डू यू थिंक दैट, क्या आपको लगता है कि रिसोर्स जो है वो नेचर के द्वारा दिया गया फ्री गिफ्ट है, जैसा कि बहुत लोगों के द्वारा माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा है दे आर नॉट, ऐसा नहीं है, रिसोर्स जो है वो नेचर के द्वारा दिया गया फ्री गिफ्ट नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे हम लोग को देखेंगे। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, रिसोर्स क्या है, तो वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के फंक्शन से जो है आपका वो तैयार होता है, यानी कि यदि उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ ना हो तो वो रिसोर्स आपका नहीं होगा। कोई भी चीज़ जब तक उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगा वो रिसोर्स बनेगा ही नहीं। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज, तो ह्यूमन बींग्स खुद भी जो है ना, रिसोर्स का एक इसेंशियल क्या है, कंपोनेंट है ना, एक जरूरी वो कंपोनेंट है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज, तो ह्यूमन बींग्स ही जो है वो उसके इन्वायरमेंट में अवेलेबल मटेरियल को क्या करता है, रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज करता है इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम, और फिर उसको वो यूज़ करता है। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के इंटरेक्शन से ही जो है कोई भी मटेरियल रिसोर्स में चेंज होता है, इसलिए उसको हम लोग फ्री गिफ्ट नहीं बोला जा सकता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या किया गया है, दिस रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग, रिसोर्स को कुछ यहाँ पे वेद से जो यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है, अलग अलग ग्रुप में इसको बांटा गया है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, है ना, ओरिजिन के बेस पर जो यहाँ पर है रिसोर्स को बांटा गया है दो टाइप में, बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक रिसोर्स। ठीक है, फिर सेकंड में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे रिसोर्स को दो टाइप में बांटा गया है, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो यहाँ पे सारा क्लासिफिकेशन है अलग अलग बेस पे, फिर जाके आगे इसको डिटेल आपके बुक में किया गया है।
थर्ड यहाँ पे दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो ऑनरशिप के बेस पे रिसोर्स को यहाँ पर 4 टाइप में बांटा गया है। जैसे यहाँ पे दिया इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। फिर यहाँ पे फोर्थ में यहाँ पे है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे यहाँ पे 3 टाइप में बांटा गया रिसोर्स को, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ सेकेंड पेज है हम लोगों का यहाँ पे। तो यहाँ दिया गया हम लोगों का डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्स का डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। लिखा है रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, है ना, ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए रिसोर्स क्या है, वो वाइटल है। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज वेल एज मतलब उसके साथ ही, है ना, उसके साथ साथ फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी जो है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए भी जो है रिसोर्स क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। इट वॉज बिलीव्ड दैट, मतलब ऐसा बिलीव किया जाता था, यानी पहले ऐसा माना जाता था, दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, कि रिसोर्स क्या है, वो नेचर का फ्री गिफ्ट है, नेचर के द्वारा दिया गया फ्री गिफ्ट है। ऊपर भी हम लोग देखे इस चीज़ को कि ऐसा पहले से माना जाता रहा है या पहले ऐसा माना जाता था। एज अ रिजल्ट, और इसका क्या रिजल्ट हुआ, ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली। ह्यूमन बींग्स क्या मतलब, ह्यूमन जो है उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया, यानी बहुत ज़्यादा उसका यूज होने लगा, है ना, बहुत ज़्यादा जो है उसको अंधाधुंध यूज हुआ, यानी बिना सोचे समझे। एंड दिस हैज़ लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम, जिसके कारण से कुछ यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो गया है, जो यहाँ पे दिया गया है। तो पहला यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल, यानी कुछ इंडिविजुअल जो है के द्वारा जो है अपने ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए, कुछ इंडिविजुअल यहाँ पे कंट्री भी हो सकता है, उसको ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्स का वहाँ पे डिप्लेशन शुरू हो गया, नहीं इतना ज़्यादा यूज हो गया कि रिसोर्स यहाँ पे क्या हो गया, खाली पड़ गया। बहुत सारा रिसोर्स है जो कि बहुत कम हो गया, ना के बराबर बचा हुआ है। ये कैसे हुआ, तो कुछ इंडिविजुअल के ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए उसने रिसोर्स को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया, जिसके कारण से ऐसा नौबत आया। सेकंड यहाँ पे क्या प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। तो रिसोर्स का जो एक्यूमुलेशन है वो कुछ हाथ में यहाँ पे आ गया, यानी कुछ लोग ऐसे हो गए जिसके पास बहुत सारा रिसोर्स हो गया। जैसे मानिए लैंड रिसोर्स है, तो कई ऐसे भी लोग होंगे जिसके पास बहुत सारा लैंड होगा, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिसके पास रहने के लिए भी लैंड नहीं होगा। तो विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट। तो इसके कारण से सोसाइटी हमारा 2 सेगमेंट में बट गया, दैट इज हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिसके पास बहुत सारा एक्यूमुलेट हो गया रिसोर्स, और किसी के पास है ही नहीं। तो इस तरीके से सोसाइटी 2 सेगमेंट में बटा हुआ है, जिसको रिच और पुअर यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो ये सब मतलब क्यों हुआ है, ये कुछ यहाँ पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, किसके कारण से, तो रिसोर्स का इनडिस्क्रिमिनेटली यूज होने के कारण, उसका बिना सोचे समझे बहुत अधिक इस्तेमाल के कारण ये सारा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। थर्ड यहाँ पे दिया गया है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो इनडिस्क्रिमिनेट जो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स के कारण, रिसोर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने के कारण जो है कई सारा यहाँ पे इकोलॉजिकल क्राइसिस भी यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लेशन है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, लैंड डिग्रेडेशन है। ये कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम भी क्रिएट हुआ है। तो रिसोर्स का यहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करने से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, यहाँ पे 3 प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है, जिसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फिर आगे यहाँ पे दिया गया है एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम इसेंशियल फॉर ए सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। तो रिसोर्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल मतलब क्या, तो एक सही मात्रा में, यानी कि राइट डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्स का, वो क्या है, इसेंशियल है, यानी ज़रूरी है फॉर ए सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, और ग्लोबल पीस को यहाँ पे सस्टेन रखने के लिए, है ना, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, ज़रूरी है। If the present trend of resource depletion by a few individual and countries continues, the future of our planet is in danger. तो अभी जो ट्रेंड है आपका रिसोर्स के यूज का, है ना, रिसोर्स के डिप्लेशन का, वो यदि इसी तरीके से बरकरार रहता है तो हमारा जो फ्यूचर प्लानेट होगा, फ्यूचर जो हमारा प्लानेट का होगा, वो डेंजर में आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा। फिर यहाँ पे दिया गया है देयरफॉर
रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है, रिसोर्स का प्लानिंग जरूरी है ताकि उसका यूज जो है कुछ इंडिविजुअल के द्वारा बहुत अधिक ना हो जाए, है ना, ताकि मतलब आगे फ्यूचर जो है हमारा डेंजर में ना आ जाए। उसके लिए क्या ज़रूरी है, रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। तो हर तरीके का यहाँ पे फॉर्म ऑफ लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है वो सस्टेन करे, आगे भी आपका फ्यूचर में बना रहे, उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग आपका ज़रूरी है। तो रिसोर्स प्लानिंग यहाँ पे दिया भी गया, आगे हम लोग इसको देखेंगे ये क्या है। फिर यहाँ पे लिखा गया सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक भाग है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इस चीज़ को भी अभी हम लोग देखेंगे, बुक में आपका ये सारा चीज़ दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा करके पूछा जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद क्या दिया है, देखते हैं हम लोग। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, यानी डेवलपमेंट कंट्री का होना चाहिए, वर्ल्ड का होना चाहिए, लेकिन विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, बिना डैमेज इन्वायरमेंट को डैमेज किए हुए। तो बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए हुए जो डेवलपमेंट होता है उसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और यहाँ पे जो प्रेजेंट में हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे फ्यूचर को परेशानी नहीं होना चाहिए, जो फ्यूचर जनरेशन का जो नीड्स है उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी रिसोर्स का इतना ज़्यादा यूज़ हम लोग नहीं करेंगे कि फ्यूचर में उसका कमी आ जाए या फ्यूचर में वो दिक्कत, मतलब यहाँ पे फ्यूचर जनरेशन को भुगतना पड़े। ठीक है, तो इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यहाँ पे दिया गया है कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए हुए जो है हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, और हमारा प्रेजेंट का डेवलपमेंट जो है वो फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक है, आगे चलिए फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। तो रियो डी जेनेरियो में एक अर्थ समिट हुआ था, एक बैठक किया गया था 1992 में, इसी को यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है इन जून 1992 में मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। तो लगभग 100 कंट्री के जो हेड्स हैं, है ना, वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जो ये लोग मिलते हैं, यानी इकट्ठा होते हैं। तो किस लिए इकट्ठा हुए थे, इस चीज़ को भी यहाँ पे दिया गया है। फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, ये पहला जो है इंटरनेशनल लेवल का अर्थ समिट था, है ना। अर्थ पे जो प्रॉब्लम है ना, जो ग्लोबल लेवल का जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे जो है उसके बारे में चर्चा करने के लिए ये फर्स्ट यहाँ पर समिट रखा गया था। कब, तो जून 1992 में। द समिट वाज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। तो ये समिट जो यहाँ पे कन्वेन किया गया है, कन्वेन मतलब बुलाया गया था, किस लिए, तो फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के का जो यहाँ पे अर्जेंट जो यहाँ पे समस्या था, है ना, उसको एड्रेस करने के लिए, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करने के लिए, और यहाँ पे दिया एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। और ग्लोबल लेवल पे जो हमारा सोशल डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से हो सके, इसके बारे में चर्चा करने के लिए जो है इसको कन्वीन किया गया था, इस मीटिंग को बुलाया गया था। द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे लिखा है जो असेंबल्ड लीडर थे, यहाँ पे जो लीडर यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, तो वो क्या किए, यहाँ पे साइन किए, किस चीज़ को साइन किए हैं, तो द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो डिक्लेरेशन है, जो घोषणा यहाँ पे किया गया था कि हम लोगों को किस तरीके से जो है हमारे वर्ल्ड में डेवलपमेंट भी करना है, लेकिन यहाँ पे बिना इन्वायरमेंट को नुकसान किए हुए, तो उसको लेकर जो यहाँ पे डिक्लेरेशन तैयार किया गया था जिसपे ये लोग साइन करते हैं। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। तो जो पहले से ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल मतलब यहाँ पर था, इसको इन लोगों के द्वारा जो यहाँ पे एंडोर्स किया गया, यानी उसको सहमति लोगों को दिया गया, इन लोगों के द्वारा, यानी उसको अपनाया गया। एंड एडोप्टेड एजेंडा 21, और एजेंडा 21 को यहाँ पे अडोप्ट किया गया है फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडोप्ट किया जा सके 21st सेंचुरी में। तो एजेंडा 21 क्या था, इसको भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पे मोटा मोटी इस मीटिंग में क्या हुआ है 1992 में, तो ये जो मीटिंग था, तो कंट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से हो, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डैमेज ना हो,
उसी को लेकर ये मीटिंग यहाँ पर रखा गया था, ठीक है। और इसमें 100 हेड ऑफ स्टेट जो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, है ना। तो यहाँ पर इन लोगों के द्वारा जो है कुछ जो प्रिंसिपल्स बनाया गया था, कुछ डिक्लेरेशन था, उसको लोग साइन करते हैं ताकि इन्वायरमेंट डैमेज ना हो और सब मिलजुल कर जो है हर कंट्री अपना डेवलपमेंट कर सके। तो एजेंडा 21 में क्या था, इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो एजेंडा 21 में यहाँ पे दिया गया है, इट इज़ अ डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो। एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन है आपका, जिसको वर्ल्ड लीडर जो थे, यानी कि आपका 100 जो लीडर्स थे यहाँ पे वर्ल्ड के 1992 में इसको साइन किए हैं, ठीक है। और विच टुक प्लेस जो कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। रियो डी जेनेरियो जगह है ब्राज़ील में। इट एम्स, और इसका एम क्या था, तो एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ग्लोबल लेवल पे आपका डेवलपमेंट हो सके, वो भी कैसा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, तो ये इसको अचीव करने के लिए ये साइन यहाँ पे किया गया था। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, तो ये एजेंडा था जिसमें इन्वायरमेंटल जो डैमेज है उसको कम्बैट करने के लिए, है ना, उसको सही करने के लिए, डैमेज ना हो इसके लिए यहाँ पर ये मीटिंग था। इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉवर्टी है, डिजीज़ आपका जो है, कई सारा बीमारी है, थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, जिसको ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू दूर किया जा सकता है, ऑन कॉमन इंटरेस्ट, जो कॉमन इंटरेस्ट का है, नहीं हर किसी का जिसमें रुचि हो, हर कंट्री जिसको ख़त्म करना चाहता हो, तो इस तरीके की चीज़ों को करने के लिए, दूर करने के लिए जो है ये मीटिंग किया गया था। म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21। तो यहाँ पर एजेंडा 21 में एक मेजर यहाँ पे उद्देश्य था कि हर जो गवर्नमेंट है, हर लोकल गवर्नमेंट के द्वारा अपना लोकल एजेंडा 21 बनाया जाएगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है अपनाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है रिसोर्स प्लानिंग। यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग में दिया गया है, तो यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग दिया गया है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। तो रिसोर्स प्लानिंग यहाँ पे दिया गया है, प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज के लिए, रिसोर्स का यूज जुडिशियस हो, है ना, न्यायपूर्ण यूज हो, इसका न्यायोचित यूज हो, सही यूज हो इसका, इसके लिए यहाँ पे लिखा है प्लानिंग क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लानिंग वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया, और इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है आपका रिसोर्स प्लानिंग। क्यों ज़रूरी है, इसका रीज़न दिया गया है, विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, रिसोर्स के अवेलेबिलिटी में, उसके उपलब्धता में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे कोई रिसोर्स बहुत अधिक है, तो कहीं पे कोई रिसोर्स बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स यहाँ पर जो है रिसोर्स का जो है रिसोर्स पाया जाता है हमारी कंट्री में। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। तो वही यहाँ पे दिया गया है, देयर आर रीजन्स, यानी कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज में वो रिच है बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज, लेकिन कुछ रिसोर्सेज में वो डिफिशिएंट भी है, यानी कि वहाँ पे पाया ही नहीं जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, there are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources and there are some regions which have acute shortage of some vital resources। तो कुछ ऐसे भी regions यहाँ पे हमारे country में जो पे self sufficient है ना resources में, and there are some region, और कुछ ऐसे भी हमारे regions है country में which have acute shortage of some vital resources, जहाँ पे कुछ important resource में भी जो है वहाँ पे कमी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल एंड कोल डिपॉजिट्स। जैसे यहाँ पे हमारा झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तो जो कि कोल डिपॉजिट्स और मिनरल्स में क्या है, ये रिच है, यहाँ पे बहुत अधिक पाया जाता है। उसके बाद सेकंड में जैसे अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे बात आया है, अरुणाचल प्रदेश हैज़ एब्यूंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अरुणाचल प्रदेश जो है वाटर रिसोर्स में एब्यूंडेंस है, यहाँ पे बहुत पर्याप्त मात्रा में वाटर यहाँ पे अवेलेबल है, बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में क्या है, कमी है। उसके बाद है स्टेट ऑफ राजस्थान की यदि बात किया जाए तो इज़ वेरी वेल इंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी। तो सोलर और विंड एनर्जी यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज, यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज का यहाँ पे कमी है। तो इस तरीके से हमारी कंट्री के अलग अलग रीजन में कुछ रिसोर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है और कुछ रिसोर्स का यहाँ पे कमी हुई है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, तो लद्दाख का यहाँ पे बात किया जाए यदि,
इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये सारे मतलब कंट्री के रेस्ट ऑफ पार्ट से क्या आइसोलेटेड, ये अलग ही है। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डिफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। तो यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज यहाँ पे बहुत अधिक मतलब रिच है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वाटर की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या कुछ इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स है उसमें इसमें क्या है यहाँ पे कमी है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। जिसके कारण से यहाँ पे क्या जरूरी है हमारे कंट्री में, नेशनल लेवल पे, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल्स पे भी रिसोर्स का प्लानिंग करना यहाँ पे ज़रूरी है, ताकि हर रीजन हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहाँ पे हो सके, हर स्टेट हमारा डेवलप हो सके। इसलिए यहाँ पे रिसोर्स का प्लानिंग क्या है, ज़रूरी है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो रिसोर्स का यहाँ पे हम लोग का इंडिया में किस तरीके से प्लानिंग किया गया है या कैसे हम लोग को करना है, इस चीज़ को यहाँ पे दिया गया। रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें ये तीन चीज़ यहाँ पर किया जाता है। फर्स्ट यहाँ पे दिया है, सेकेंड है और थर्ड है। तो फर्स्ट में क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के अलग अलग रीजन्स में जो रिसोर्सेस है उसका पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उसका पहचान किया जाता है और उसका सूची यहाँ पे बनाया जाता है, इन्वेंट्री उसका बनाया जाता है, किया जाता है, ठीक है। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग। इसमें कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इसमें सर्वेइंग हो सकता है ना, मैपिंग हो सकता है आपका, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। तो किस क्वालिटी का रिसोर्स अवेलेबल है, क्या क्वांटिटी है, उसका एस्टिमेशन जो है आपका, एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये पहला में किया जाता है, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग में फर्स्ट में क्या किया जाता है, तो फर्स्ट में हमारा रिसोर्स का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि वो कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है, किस रीजन में अवेलेबल है ना, उसका एक इन्वेंट्री बनाया जाता है, एक लिस्ट बनाया जाता है। सेकेंड में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग में जो सेकेंड हमारा है उसमें यहाँ पे दिया है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। तो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, है ना, यहाँ पे अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ किया जाता है, स्किल्स और इंस्टीट्यूशनल्स यहाँ पे सेटअप किया जाता है। तो जहाँ भी रिसोर्स है वहाँ पर रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है आपका टेक्नोलॉजी वगैरह का सेटअप वहाँ पे किया जाता है। तो सेकेंड काम हमारा ये होता है। थर्ड में क्या है, तो मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स जो यहाँ पे बनाया जाता है उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के अकॉर्डिंग जो है उसको तैयार किया जाता है ना, कि किस तरीके से हमारा बजट वगैरह तैयार करना, तो वो नेशनल लेवल पे उसका यहाँ पर तैयार किया जाता है उसको। तो ये तीन काम यहाँ पे होता है रिसोर्स प्लानिंग में, ठीक है। पहला यहाँ पे सूची तैयार करना, रिसोर्स कहाँ कहाँ पाया जाता है उसका जो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करना, उसको यहाँ पे इन्वेंट्री लिस्ट यहाँ पे बनाना। सेकंड में हमारा क्या होता है कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी वगैरह जो है इंस्टीट्यूशन वहाँ पे सेटअप करना। और थर्ड होता है हमारा ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान यहाँ पर तैयार करना। फिर यहाँ पे दिया है इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence। तो इंडिपेंडेंस के बाद ही जो है फर्स्ट 5-year प्लान बनाया गया था, जो है ना पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। उस समय से ही इंडिया जो है रिसोर्स प्लानिंग के को अचीव करने के लिए यहाँ पर जो है वो उस समय से अपना गोल जो है यहाँ पर तैयार कर रहा है या करता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो है रिसोर्स का अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द अब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, एक मिनट, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल में हिंडर डेवलपमेंट। लेकिन सिर्फ रिसोर्स का अवेलेबल होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। यदि किसी कंट्री के पास रिसोर्स है लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो उस कंट्री के डेवलपमेंट में वो हिंडर हो सकता है, बाधक हो सकता है, वो कंट्री के डेवलपमेंट में एक रुकावट बन सकता है। देयर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। तो हमारे कंट्री में भी कई ऐसे रीजन्स है, ठीक है, जो रिसोर्स में तो रिच है लेकिन उसके पास क्या है, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स है आपका, ठीक है। लेकिन ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत यहाँ पे लिखा है देयर आर सम रीजन्स, हमारे कंट्री में कई ऐसे भी रीजन है विच हैव ए पुअर रिसोर्स बेस, लेकिन उसके पास रिसोर्स तो नहीं है, कम है, लेकिन वो इकोनॉमिकली क्या है, वो डेवलप्ड है। फिर यहाँ पे दिया गया द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रिवेल्स दैट।
जो हमारा कॉलोनाइजेशन का जो इतिहास रहा है, हम लोग जब ब्रिटिश के कॉलोनीज थे, है ना, ब्रिटिश जो है हम लोग को कॉलोनाइज किए हुए थे, उस समय का इतिहास हम लोग को ये बताता है दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वेयर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। तो जो फॉरेन इन्वेडर्स हुए, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हुए, फ्रेंच जो लोग यहाँ पे आए या पुर्तगालीज आए, उसका मेन जो इन्वेशन का जो यहाँ मतलब जो अट्रैक्शन जो था वो क्या था, रिच रिसोर्सेज था, यानी कि रिसोर्स से अट्रैक्ट होकर ही जो है वो कॉलोनीज में एंटर किए। It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies। तो इसका यहाँ पे दिया गया है कि जो colonizing countries था, यानी कि जो ब्रिटिश वगैरह जो थे, वो क्या थे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वहाँ पे हो चुका था, वो हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट वहाँ पे हो चुका था, जिसके कारण से वो क्या कर पाए, तो जो कॉलोनाइजिंग कंट्री यहाँ पे है, जो कॉलोनाइज्ड कंट्री है, उसके रिसोर्स को वो एक्सप्लॉइट कर पाए, हमारे कंट्री के रिसोर्स को वो एक्सप्लॉइट कर पाए, क्योंकि उसके पास डेवलपमेंट जो है आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका था और हम लोग वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाए थे उस समय, जिसके कारण से हम लोग रिसोर्स को यूज़ नहीं करना जानते थे और वो रिसोर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर पाए। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि रिसोर्स जो है डेवलपमेंट में तभी कंट्रीब्यूट कर पाएगा जब कंट्री के पास क्या हो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, है ना, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस उसके पास हो, तभी जाके वो कंट्री डेवलप हो पाएगा। सिर्फ रिसोर्स से कंट्री डेवलप नहीं हो सकता है, रिसोर्स के साथ साथ उसके पास टेक्नोलॉजी का होना भी क्या है, ज़रूरी है। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेज ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो कॉलोनाइजेशन के अलग अलग फेजेज में इंडिया ने इस चीज़ को अनुभव किया, यानी हम लोग इस चीज़ को जान पाए कि डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो भी ज़रूरी है और इंस्टीट्यूशनल जो चेंजेस है वो भी ज़रूरी है। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल and resources development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experience of the people। तो इसीलिए लिखा हुआ है हमारे भारत में डेवलपमेंट जो हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट है डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द एबिलिटी ऑफ रिसोर्स, वो केवल रिसोर्स की एबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वो टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे भी डिपेंड करता है जो उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करेगा, और हमारा हिस्टोरिकल जो एक्सपीरियंस है लोगों का वो भी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे फिर दिया गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का कंजर्वेशन करना, उसको बचाना। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए रिसोर्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ इरेशनल यूज जो उसका है, यानी बहुत ज़्यादा यूज होना, है ना, उसका ओवर यूटिलाइजेशन करना, उससे रिसोर्स से क्या होता है, में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, कई सारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम उसके कारण क्रिएट होता है, कई सारा सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पॉर्टेंट। तो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है ना, रिसोर्स का कंजर्वेशन करना, उसको बचाना। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट, और पास्ट में भी लिखा हुआ है कि जो हमारे लीडर्स वगैरह हुए उसका मेन यहाँ पे विचार यही था, उसका मुख्य जो है वो लोग यही चाहते थे कि रिसोर्स को क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए। जैसे कि यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जांपल गांधी जी वाज वेरी एप्ट इन द वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दिस वर्ड्स। तो वो रिसोर्स को कंजर्वेशन यहाँ पे करने के लिए जो है अपना विचार देते थे, वो रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए आपका जो है वो कहते थे। तो जिसके यहाँ पे एक लाइन दिया गया गांधी जी के द्वारा, जिससे पता चल रहा है कि वो रिसोर्स को कंजर्व करना चाहते थे। यहाँ पे एक लाइन गांधी जी के द्वारा कहा गया है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, यानी कि हमारे कंट्री के अंदर इतना रिसोर्स है कि हर किसी के नीड को वो पूरा कर सकता है, लेकिन किसी के ग्रीड को वो पूरा नहीं कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया, ही प्लेस्ड द ग्रेडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज अ रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लेशन एट द ग्लोबल लेवल। और गांधी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ग्रेडी और सेल्फिश इंडिविजुअल है ना, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको वो रूट कॉज मानते थे रिसोर्स के डिप्लेशन का एट द ग्लोबल लेवल।
ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे, यानी एक बार में मशीन से के द्वारा जो ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है उसके वो अगेंस्ट थे। एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस, और मासेस के द्वारा प्रोडक्शन हो इसको वो रिप्लेस करना चाहते थे। यानी कंट्री के अंदर जो रिसोर्स का यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्शन होता है वो कई लोगों के द्वारा मिलकर यहाँ पर प्रोडक्शन हो, न कि एक ही लोग बहुत सारा प्रोडक्शन करे। यानी कि जो दिया गया यहाँ पे मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे, वो प्रोडक्शन बाय द मासेस यहाँ पर जाते थे। ठीक है, तो आगे भी इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे, लेकिन वो पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, इसीलिए हम लोग जो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आगे जो है आपका इसका पार्ट 2 जो है वो अपलोड होगा, तो उसको मतलब भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।